सर तो जब आप कॉलेज में आए उसके बाद आपकी जॉब पहले लगी या शादी पहले हुई? मेरी शादी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जॉब तो लग गई थी, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था। तो मैं जो है क्या हुआ कि हमारे एक मौसा जी हुआ करते थे, फॉरेस्ट में थे, उनकी 2 बेटियां थी जी। तो वो नेचुरल है कि आर्मी की यूनिफॉर्म में पूरे खानदान में पहला इकलौता ही दिखता था, एक आदि कोई व्यक्ति रहा होगा। तो उन्होंने कहा भैया भोपाल आओगे तो पहले घर आओगे तो यूनिफॉर्म पहन के आओगे। तो मैं यूनिफॉर्म पहन के पहुंचा। तो वहां पर एक लड़की जो है वो उसमें जा रही थी ब्यूटी कॉन्टेस्ट में कॉलेज के पार्टिसिपेट करने। तो वो निकलने ही वाली थी, इन्हीं की सहेली थी। बस उतना हमने देखा और निकल गए। ये लोग चली गई, हम मौसी से बात करते रहे। दूसरे दिन हम फिर मिलने गए। तो हमें ऐसे ही आपको पता था? हमें कुछ नहीं पता था। अच्छा, नहीं, हमें कुछ नहीं पता था। हमने दूसरे से पूछ लिया वो लड़की कौन थी। तो हमारी जो है कजिन ने कहा उससे शादी करोगे क्या? तो हमने मजाक में कह दिया शादी कर, हाँ कर लेंगे, करा दो। और उसके बाद हमारी शादी हो गई। यदि देखिए अगर भाभी जी सुन रहे होंगे तो निश्चित ही बड़ा गजब बात है जी। और उसके बाद हमारी शादी भी हो गई जी। तो इस तरीके से। और बात यह है बजी अजीब सी कि हमें पता भी नहीं था कौन है, क्या नाम है। हाँ। और इसके बाद में पता चला कि उनके बड़े ब्रदर हमारे साथ पढ़ते थे। अरे वो बाड़ी में रहती थी और बरेली में उनका कॉलेज नहीं था तो बरेली आते थे उनके बड़े ब्रदर। और हमारे अच्छे दोस्त थे पर हमने उन्हें कभी नहीं देखा था। अरे वाह। तो ऐसी घटना है। मतलब ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ होगा जब उनको पता चला होगा कि ठीक है आपसे रिश्ता हुआ। एक सम्माननीय चीज ये है कि हमारे दोस्त ने ये कहा कि लड़का अच्छा है, शादी करने लायक है। हाँ, नहीं तो प्राय ये बड़ी गड़बड़ हो जाती है कि एक्चुअल में अरे लड़के के बारे में तो सब पता है और वो सब पता है में बड़ा इश्यूज होते हैं क्योंकि एक्चुअल में क्योंकि वो चीजें जो प्राय शादी के पहले लोगों को क्लियर नहीं होती है। अगर वो सब अगर आपका अच्छा एजुकेशन रही है, आपका अच्छा बैकग्राउंड रहा है, अच्छे संस्कार रहे हैं तो निश्चित ही वो फीडबैक अच्छे आए होंगे, इसमें कोई दो मत नहीं। तो भाभी जी का रवैया आपके साथ काम में कैसा रहता है? वो बहुत कोऑपरेटिव है जी। वो आर्किटेक्ट है, गवर्नमेंट सर्विस में है, इसलिए वो बिल्कुल इस प्रचार प्रसार में सम्मिलित नहीं है टोटली जी। तो उनका अपना क्या है कि डोमेस्टिक बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने का काम रहता है जी। पर उनको एक जो चीज पसंद है वो ये है डोमेस्टिक जो हाउसेस होते हैं उनका आर्किटेक्चर। अच्छा। और उस चीज में मैंने बड़ी गजब की चीज देखी, मैं ऑब्जर्व करता रहता हूँ वैसी कि महिला जो है सबसे अच्छी जो है डोमेस्टिक हाउस बना सकते। उसे गृहिणी इसीलिए उसको उनको ये पता रहता है कि यदि ये हाथ से डब्बा हाथ से उठाना है तो ऐसा तो नहीं कि ये जो है गैस की आंच लगेगी। हाँ, ये जो बारीकी है, दिस इज वेरी रिफाइंड थिंग। यस यस व्हिच द जेंट्स आर्किटेक्ट कैन नॉट अंडरस्टैंड। यस बिल्कुल, वो बड़ा इशू है। तो बड़ी शानदार तरीके से अच्छा वो शौक में फ्री में जो है परिचित रिश्तेदार सबको जो है वो करती रहती है अपना टाइम पास। अभी बल्कि इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि हमारा ही विचार बना, गाँव में हम लोग घूम रहे हैं क्योंकि मतलब चुनाव में आने का कोई इरादा नहीं था। रिटायरमेंट के बाद हमने अब एक विजिटिंग कार्ड बनाया, बड़ा यूनिक टाइप का था। उसमें एक तरफ नाम लिखा और पीछे लिखा कक्षा 6वीं 7वीं 8वीं कहाँ से है जी। और फिर वो कार्ड सर्कुलेट हुआ तो ये बाड़ी बरेली में पूरे में घूम रहा था। और उसका उद्देश्य यह था कि हम धीमे धीमे जाकर समाज सेवा करें। तो उसमें एक तो एजुकेशन बच्चों को मैं पढ़ाने भी गया, यहाँ पर बिनेका में स्कूल में मोटिवेट करने गया कि भाई हिंदी मीडियम से हमें भी निकला हूँ यहीं से, सुल्तानपुर में पढ़ाया। और इसके साथ दूसरा क्या था कि आपकी जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना है, इस टाइप की योजना में आदमी पैसा तो लगाता है पर उसे ना खर्च भी करता है पर उसे आर्किटेक्चरल डिजाइन उपलब्ध नहीं है। हाँ, मतलब तो हमारा विचार ये बन रहा था कि हम छोटी छोटी डिजाइनें फ्री में उपलब्ध कराएंगे। वो आज भी विचार है हमारा, ताकि देश सुंदर बने जी। पहले एक बार मकान बिगड़ गया तो फिर नहीं सुधरेगा। अच्छा, जैसे महाराष्ट्र में एक मॉडल है एक्चुअल में, कुछ लोगों ने कुछ गांव पे, मैं आपको इसमें डिटेल्स में मेरे को कुछ याद नहीं आ रहा भी थोड़ा सा, क्योंकि बहुत समय पहले बात हुई थी कि अपन मिलकर अपनी जगह को हाईटेक बना सकते हैं खुद लोग। इसमें शासन प्रशासन की रोल की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं। इसलिए कैसे हो सकता है? आपको तो मैं बताऊंगा, जब मैं प्रोबेशनर था जी तो एक अनबिलीवेबल थिंग जी कि मैंने एक गाँव में श्रमदान से सीमेंट रोड बनवा दी थी। श्रमदान से सीमेंट रोड? सीमेंट रोड सर, जबकि वो तो बड़ा, ये तो बड़े सीमेंट का खर्चा छोड़ दें जो कि मटेरियल है। यस, सब कुछ जो है श्रमदान था। एक उसमें एक हनुमान जी का चबूतरा था, वो मोटिवेशन से शिफ्ट करवा दिया। उस गांव में ठूंठ थे, जंगल नहीं था। उनको समझा बुझा के ड्रेसिंग कराई और कहानी 15 साल मेरे पास उसके चित्र फोटोग्राफ है जी। और 15 साल बाद मुझे एक सीनियर अधिकारी ने कहा, मेरे बहुत अच्छे अधिकारी है, बोले अनिल तुम कभी वहां गए बालापुर? सर मैं तो नहीं गया। बोले भैया कुछ ही गिने चुने फॉरेस्टर होते हैं जो अपनी किस्मत में अपना बनाया हुआ जंगल देखते हैं, तुम जरूर चले जाना। तो मैं उस समय IIFM में प्रोफेसर था। मतलब बड़ा यूनिक टाइप है, पढ़ाई का बहुत शौक रहा, पढ़ाने का शौक। अभी बड़ा प्रोफेशन में भी आपकी काफी स्विचिंग्स रही? बहुत स्विचिंग रही है जी। और जब मैं ये हमारे जो मित्र हैं आप नंद किशोर श्रीवास्तव जिनसे आप बाहर मिलते हैं, ये 9th में थे, मैं 10th में था। हम लोगों के जुड़े हुए मकान थे, कॉमन आंगन था। तो ये 9th में थे, इनको मैं पढ़ाता था।
बहुत बढ़िया। मतलब पढ़ते पढ़ाते, हाँ, पढ़ते पढ़ाने में मेरे से हिस्ट्री से लेके केमिस्ट्री आप सब पढ़ सकते हैं, मेरे से इंजीनियरिंग पढ़ सकते हैं आप। सर ऐसा ही कुछ मेरा रवैया रहा, पढ़ते पढ़ते पढ़ाया, तो इसलिए मैं समझ सकता हूँ इस बात को कि वो पढ़ाने का अपने को शौक रहा। मेरी बेटी जब इंजीनियरिंग में आ गई तो बोले पापा इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ा दो, क्योंकि मैं एयर डिफेंस में था, 2 साल मैंने उसको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाई। अब मेरी जो दूसरी बेटी है उसको मैंने, जब वो 9, 10, 11, 12 में थी तो बायो विथ मैथ्स थी, तो मैंने उनको मैथ्स भी पढ़ाई, फिजिक्स भी पढ़ाई, 12 तक की बायो भी पढ़ाई। मेरी बेटियां कोचिंग नहीं गई। अच्छा, ये भी बड़ी गजब बात है। और मैं बिल्कुल ऑफिस से थका हुआ आता था, बेटियों ने पूछा पापा थके तो नहीं है? मैंने कहा बिस्तर पे लेट रहा हूँ, तुम अपना सुनाओ, मेरी नींद लग जाए तो 2-3 मिनट सो लेने देना, फिर जगा देना। तो वो जो पढ़ाई का शौक रहा वो हमेशा रहा जी। और वो आज भी है। तो फिर इच्छा हुई कि चलो जरा IAF में प्रोफेसर बन जाए, कैटेलाइट इंस्टीट्यूट में। तो वहां जाकर जो है हमने फॉरेस्ट मैनेजमेंट पढ़ाया, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी पढ़ा दिया। जो सब्जेक्ट सामने आया कोशिश करी, 2-4 चैप्टर जो है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के भी पढ़ाए। बिल्कुल। तो पढ़ाई का पूरा आनंद लिया। मतलब पढ़ाई के साथ तो मतलब आपका एक अलग ही रिश्ता रहा है। पढ़ाई का रिश्ता रहा। मुझे जो है ना फिक्शन बिल्कुल पसंद नहीं। अच्छा, मेरी एक अजीब सी चीज है कि मैं वर्ल्ड चैंपियन हूँ। कैसे वर्ल्ड चैंपियन हूँ कि दुनिया में 6 अरब लोगों में मैं इकलौता हूँ, अनिल कुमार खरे, ऐसा दूसरा कोई है ही नहीं। बहुत शानदार। तो मैं कोई रोल मॉडल नहीं रखता, सबसे यूनिक है। मैं खुद रोल मॉडल हूँ। हाँ। और मैं किसी को नहीं चाहता कोई मेरा रोल मॉडल बने। ही इज अ यूनिक पर्सन। अच्छा, इस बात को लोग हो सकता है कि शायद पर्सनल ईगो समझ लें। नहीं, पर्सनल ईगो नहीं है। मैं तो हर एक व्यक्ति को कहता हूँ कि भैया तुम स्वयं बनो, क्योंकि तुम यूनिक हो। नहीं, क्योंकि अकेले हो। निश्चित ही देखिए, ये समझने वाली बात है कि आप खुद यूनिक हैं। बिल्कुल भाई, आप ईश्वर की एक ऐसी संरचना है जिसमें ऊपर वाले ने आपको पूरा सामर्थ्य दिया है अपने आप को निखारने का, अपने आप को संवारने का, अपनी शिक्षा को उम्दा बनाने का और साथ ही साथ प्रसिद्धियां पाने का। लेकिन हम कहीं ना कहीं डिपेंडेंसीज देखते हैं, हम किसी को बड़ा छोटा करके ऐसे देखते हैं, अपने डुप्लीकेसीज देखते हैं, हम रोल मॉडल्स चुनते हैं, जबकि गुरु तो हर जगह होते हैं। आप ये देखिए कि दुनिया में यदि आज आपका किसान जो है, कल को आप ऐसी जगह फंस जाएं कि जहां पर कुछ खाने को नहीं हो जी, और सामने खेत खड़ा है, आपको तो खेती करना भी नहीं आती, पढ़े लिखे आदमी भूखे मर जाएंगे अभी। तो हम उस किसान को, हम उस मजदूर को हम बिल्डिंग बना सकते हैं। हमने एक दिन, मैंने जो है मेरे घर में काम चल रहा था, तो मिस्त्री काम कर रहा था, मैंने जरा कन्नी मुझे देना प्लास्टर करने के लिए, तो मैंने यूं लिया और यूं फेंका, तो वो सामने तो नहीं आया, मेरे मुंह पे छींटे आ गए पूरे। इतना बढ़िया प्लास्टर हो गया मेरे मुंह का। तो आप ये हुनर है। हाँ, वो लोग जितने हुनर से जी रहे हैं, मेहनती तो वो है भाई। बिल्कुल बिल्कुल। उनका सम्मान करना, पहली बात तो ये ह्यूमन बराबर है। जब पैदा हुआ बच्चा, मैं वहां से पैदा हुआ था छोटी सी जगह से, आज यहाँ खड़ा हूँ, तो मुझे जब कोई बच्चा दिखता है तो मुझे लगता है कभी कि ये भी वहाँ क्यों नहीं पहुंच सकता। बिल्कुल, इसको भी अच्छा जीवन जीना चाहिए। कल ही की बात है, हम लोग यहाँ खड़े हुए थे एक जगह पे, एक इतनी सी बच्ची को लिए गोद में, तो हमारे वो विंग कमांडर साहब, बहनोई साहब हैं, वो भी समाज सेवा के लिए नौकरी छोड़ के आए। उनने पूछा बेटी कहाँ पढ़ती हो? तो बोले हम तो नहीं पढ़ते। क्यों नहीं पढ़ती? क्योंकि उसके पिताजी जो है अपना तंबू लेके बेचारे काम कर रहे हैं इधर से उधर। क्या हम इतनी सी व्यवस्था नहीं बना सकते जब हम आधार कार्ड रख सकते हैं इंडिया में पूरा एक यूनिक? हम स्टेट बैंक का ATM है पर हम जाकर PNB से पैसा निकाल सकते हैं। जब इस टेक्नोलॉजी में है तो हमारा एक यूनिक एडमिशन होना चाहिए इंडिया में। बहुत जब पहली बार बच्चा तीसरी क्लास में है, 15 दिन के लिए ननिहाल जाता है, तो बस वो वहाँ के स्कूल में जाए, वहाँ उसकी अटेंडेंस हो जाए, वो 15 दिन वहाँ पढ़ ले अपने आप। बहुत शानदार, अपने आप। इसमें TC की जरूरत कहाँ बची इस युग में? फिर मैं प्लानिंग कमीशन का एडवाइजर रहा, तो मुझे मालूम है कि इस दृष्टिकोण में प्लानिंग की कैसे होना चाहिए जी। आज की डेट में हम कर क्या रहे हैं? हाँ, मतलब शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो गया है, मुझे ऐसा लगता है कि अभी जितना हमने, मतलब जो हम एक छोटे से कर्ज की बात करें, कभी आज से 10-15 साल पहले 20,000 करोड़ का कर्ज था, आज वो कई हजार करोड़ पे पहुंच गया। तो इसमें आप एक अजीब विडंबना देखिए, लगभग हमारे 80-85% स्कूल जी वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में है, क्योंकि गांव में है। वहाँ प्राइवेट सेक्टर कभी नहीं जाने वाला, क्योंकि इकोनॉमिकली वायबल नहीं है जी। तो ये सत्य है कि जब हम 85% स्कूल हमारे सरकारी ही रहना है जी, तो हम उनको सुधारें। हमारे वहाँ के उसमें एक सुधार में बहुत जरूरत है कि हमने सब कुछ बनाया, बिल्डिंगें बनाई, पर हमने कभी मास्टर के रहने की, टीचर के रहने के लिए कभी जगह नहीं दी। छोटे छोटे गांव में सड़ी जगह पे वो रह रहे हैं, उनका कभी, जिसे कहते हैं ना, मोरल बूस्टिंग नहीं करी, हतोत्साहित लोग हो गए, उसके बड़े दुष्परिणाम हो गए। उन्होंने ये मान लिया कि एक्चुअल में कुछ हो ही नहीं सकता, बिल्कुल। हम बांट रहे हैं कुछ भी, बांटे हम सोच समझ के। अभी यहाँ पर शिक्षा फ्री है, मतलब अभी 1 करोड़ 1.25 करोड़ जो है बच्चे क्लास 12 तक फ्री शिक्षा लेते हैं। वहां पर आपको मध्याह्न भोजन भी मिलता है, वहां पर आपको किताबें मिलती है, साइकिल भी मिलती है, जो कुछ मिल रहा है मुझे बुराई नहीं, सब कुछ अच्छा है, करिए। हमारे यहाँ पर हम मिला के 100-150 इंस्टीट्यूट हो गए, इंजीनियरिंग कॉलेज,
एक इंदौर में IIM है, IITs हैं। यस। जैसे ही बच्चा IIM IIT में सिलेक्ट होता है, उसकी फीस 20 लाख, 22 लाख, 14 लाख हो जाती है। हाँ। तो भैया तुम जब 1 करोड़ 26 लाख 25 लाख लोगों को दे सकते हो फैसिलिटी, तो इन बच्चों को फ्री क्यों नहीं कर देते? बहुत बड़ी बात है ये। देखिए, युवाओं के लिए एक सोच है आपकी, और ये युवाओं को समझना चाहिए। आज जो कैलकुलेशंस है हमारे सामने, हमारे देश में मतलब क्या चल रहा है, और उसको व्यवसायीकरण करके चीज़ों को किस तरीके से कर्ज लेकर और देश में किस तरफ देना चाहिए, किस तरफ दिया जा रहा है,